अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं वजीह सानी। पंजाब हुकूमत ने आज अपनी 100 रोजा कारकर्दगी का ऐलान किया और बहुत सी कामयाबियां गिनवाई। इंतखाबी मुहिम में नया पाकिस्तान और तब्दीली तहरीक इंसाफ के सबसे अहम सियासी नारे रहे। पूरे मुल्क की तरह पंजाब में भी तालीम, सेहत, मकान, इंसाफ और रोजगार की फराहमी को बुनियादी हैसियत हासिल रही। सबसे बड़ा वादा जुनूबी पंजाब सूबे के क़याम की तरफ पेशरफ्त का था। इब्तिदाई 100 दिनों में पंजाब हुकूमत के कई इक़दाम को अवाम ने पसंद किया। सरकारी ज़मीनों को कब्जा माफिया से छुड़ाया गया, तजावुज़ात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया, शजरकारी और सियाहत को फरोग देने के इक़दाम किए गए। लाहौर में बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए। मेगा करप्शन का कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया और यह भी एक बड़ी कामयाबी है। गवर्नर हाउस को अवाम के लिए खोल दिया गया। जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम हुआ। इमरान खान वजीर आला पंजाब की तारीफों के पुल मानते रहे, लेकिन पंजाब हुकूमत के कई फैसले मुतनाज़ा भी रहे। मेट्रो बस पर सब्सिडी खत्म, किराए बढ़ा दिए गए। ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत के पे दर पे वाक़यात हुए जिस पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। डीपीओ पाकपतन, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला तारिक बड़ाइच को मुबैना तौर पर सियासी असर रसूख के बायस तब्दील कर दिया गया। ऐसी बातें भी हुई कि वजीर आला बुज़दार के पास हुकूमती मामलात कई और दीगर शख्सियात चला रही हैं। खुद हुकूमत के इत्तेहादी भी पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत करते रहे। अपोजिशन और सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी कशीदगी उरूज पर रही जिसके बायस कानून साजी नहीं हो सकी। लेकिन उस्मान बुज़दार अपने कायद की तरह मुतमईन दिखाई दिए और यकीनन जमहूरियत में असल फैसला अवाम करते हैं। लेकिन बज़ाहिर 100 दिनों में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ना तो इतनी अच्छी है जितनी हुक्मरान जमात बयान कर रही है, ना ही इतनी ख़राब है जितनी मुखालिफिन बयान कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ तर्जुमान हुकूमत पंजाब मालिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब। उनसे बात करेंगे। शहबाज गिल साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं। आज ऐवान इक़बाल में एक तकरीब सजाई गई, 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। हमने तो देखी, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए इसे खुलासा कर दीजिएगा। क्या बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं पंजाब हुकूमत ने? देखिए, पहली बात तो ये कि क्योंकि ये पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि कोई हुकूमत अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद से पेश करे, इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है तो इसको हम बहुत सारा कंफ्यूज कर रहे हैं। खान साहब ने ये कहा था कि 90 दिन में हम कौम के सामने अपनी परफॉर्मेंस भी लाएंगे, 90 दिन में हमने क्या किया, और आगे 90 दिन में हम अपनी डायरेक्शन भी सेट करेंगे कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। अब ये तो हर ज़ियो शऊर इंसान को पता है कि 90 दिन में अगर आपने एक रोड बनाना है, ब्रिज बनानी, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, या कोई भी आपने प्रोजेक्ट करना है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ट्रेनिंग है, टीचर्स ट्रेनिंग है, बच्चों का सिलेबस चेंज करना है, तो वो 90 दिन में तो वो नहीं होगा ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेट होगी उसकी। तो इसलिए जो अचीवमेंट्स हैं वो भी आपको उसी तरह से देखनी पड़ेंगी। जैसे हमने बताया कि हमने 17 के करीब बिल जो हैं वो ऑलरेडी असम्बली में चले गए हैं। टोटल 31 बिल हैं जो जाएंगे। सो कानून साजी इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में 100 दिनों में कानूनी बिल जो हैं वो कभी भी टेबल नहीं किए गए काबीना में। सो काबीना के 5 इजलास हुए पहले 100 दिन के अंदर। पिछले 100 दिन को निकाल लीजिए कि काबीना के क्या इतने इजलास हुए। मिनिस्टर ज़्यादा एम्पावर है इस गवर्नमेंट में। देख लीजिए कि पहले क्या इस तरह की एम्पावरमेंट थी। ह्यूमन डेवलपमेंट पे परसेंटेज वाइज ठीक है, हमारे पास बजट कम है क्योंकि हम लोन नहीं ले रहे, मुल्क बहुत ही ज़्यादा मसाइल में है, और वो आपके सामने है। जब सूबा छोड़ के गए थे, सूबों के पास डेफिसिट में जाने का राइट नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट जाती है लेकिन सूबों के पास डेफिसिट में जाने का कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन पंजाब वाहिद सूबा था जो तकरीबन 1200 अरब रुपए डेफिसिट पे गया हुआ था, और इसी साल में कर्ज़ों के अंदर 1200 अरब रुपए कर्जा, और इसी साल में जो डेफिसिट था वो 98 अरब का था सिर्फ एक साल का, जिसमें 56 अरब कंट्रैक्टर्स के देने थे और तकरीबन 41 अरब जो है वो स्टेट बैंक की लाइन यूज़ की हुई थी एक्स्ट्रा। अच्छा, वो जो 58 अरब क्योंकि नहीं दिए हुए थे उसके ऊपर हमें को तकरीबन 145 केसेस। जी, आपने जिक्र किया कि बिल्स आपने कानून साजी के लिए जमा करा दी, लेकिन शहबाज साहब, जब कमेटियां नहीं बनेंगी, पार्लिमानी कमेटीज नहीं बनेंगी, तो ये बिल कानून कैसे बनेगा? वो प्रोसेस शुरू हो गया। वो प्रोसेस नहीं, जब वफाक ने ये मसला हल कर लिया तो पंजाब हुकूमत ये मसला हल क्यों नहीं कर सकी? पंजाब भी कर चुकी है ऑलमोस्ट। ये अगले चंद दिनों में ये नोटिफाई हो जाएगा। हमारे यहाँ भी हमजा शहबाज को बना रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। ये जैसे ही आपको फैसला सामने आएगा तो आपको एक अच्छा फैसला नजर आएगा। अच्छा,
ठीक है, आपकी जानिब वापस आएंगे, कारकर्दगी पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक तर्जुमान हुकूमत पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब, कोई बड़ा स्कैंडल माली देखने में नहीं आया पंजाब में, तो इतराफ़ करेंगे कि अच्छी डायरेक्शन सेट की है पंजाब हुकूमत ने, तारीफ़ करेंगे अपने मुखालिफिन की? शुक्रिया वजी। देखें, मैं दो बुनियादी बातें जो भी डॉक्टर साहब ने की हैं, मैं एक तो ये कि जो पार्लिमानी निज़ाम होता है जिसमें असम्बली होती है, तो एग्जीक्यूटिव को चेक करने के लिए असम्बली का एक फोरम है जिसमें मिनिस्टीरियल परफॉर्मेंसेस जो होती हैं और मिनिस्ट्रीज़ को क्वेश्चन आवर्स के ज़रिए आप चेक करते हैं, और वो गवर्नमेंट भी करती है, ऑपोजिशन भी करती है। उसके अंदर एक प्रेस गैलरी भी होती है। यू पुट द क्वेश्चन अपॉन योर डिलीवरी, आपकी जो भी इनिशिएटिव्स हैं आप उस पर आपका पता चलता है, वो आप उस पर सवाल जवाब करते हैं। तो पार्लिमानी निज़ाम की खूबसूरती ये है कि उसमें आप मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेक करते हैं। अच्छा किया हुकूमत ने कि 100 दिन के अंदर अपनी सिमत का तयन करने के लिए वज़ीर आज़म को मदऊ किया, उनको बुलवाया और अपनी सिमत बताई कि हमारी सिमत है क्या। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि बेसिकली कि लेबर पॉलिसी क्या होगी। तो मेरा इंटरेस्ट है इसमें मैं देखूं कि जो आज हुकूमत लेबर पॉलिसी दे रही है वो पिछली हुकूमत की लेबर पॉलिसी से क्या मुख्तलिफ है, और जो साबका दौरे हुकूमत में लेबर पॉलिसी थी उसमें कितनी अचीवमेंट हुई, और इन्होंने जो कोई नया रोड मैप दिया है वो क्या दिया है। तो मैं वो डॉक्यूमेंट के परूजल के बाद आपसे शेयर करूंगा कि ये नई स्कीम्स हैं इनकी, अगर अच्छी होंगी। लेकिन आप तारीफ तो करेंगे ना, कोई बड़ा माली स्कैंडल सामने नहीं आया। इमरान खान साहब फख्र से कह रहे थे कि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है, फैक्ट्रियां बनाने का कोई केस नहीं है। 100 रोज में ये बात तो तारीफ कर जो उसकी पॉलिटिकल साइड है और जो एक नैरेटिव पीटीआई के लीडरशिप बनाती है या उनकी टीम बनाती है, वो तो एक डायट्राइब है अगेंस्ट द ओपोनेंट्स। उस पर बात करना वक्त को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जो ये क्लेम किया गया कि लेट्स से कि सरकारी अराजी को वागुज़ार कराया गया, तो मैं अभी डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हैं, मैं इनसे कह दूँगा कि जो सरकारी अराजी वागुज़ार कराने के लिए साबिका दौर में यानी मुस्लिम लीग के दौर में एक प्राइवेटाइजेशन कमेटी और एक प्राइवेटाइजेशन बोर्ड थ्रू स्टैट्यूट बनाया गया कि जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको बिडिंग के प्रोसेस के ज़रिए वो जगहों को या ख़रीद सकते थे या सरेंडर कर सकते थे, और अगर किसी के कोई टेनेंसी राइट्स थे या लीगल राइट्स थे तो उसके लिए एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। आज तो सवाल ये उठा कि स्पीकर पंजाब असम्बली को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी कि बहुत बड़ी फार्मर्स की तादाद सरापा एहतजाज है, मियांवाली से लेके भक्कर तक, भक्कर से लेके फैसलाबाद। लेकिन मलिक अहमद साहब, एक चीज तो आप मानेंगे, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से आगे बात बढ़ी नहीं। जिस तरह का एक्शन हम इस वक्त देख रहे हैं पंजाब में हो रहा है, तजावुजात गिराई जा रही हैं, इंक्रोचमेंट्स खाली कराई जा रही हैं, वो हमें आपकी हुकूमत में, मुझे सवाल मुकम्मल करने दीजिए, वो एक तो हमें दिखाई नहीं दिया, हमें बताइएगा। साथ ही इल्जाम लगा रहे हैं आपके मुखालिफिन कि आपने तो मंशा बम को छुपा के रखा था, वो तो अब पकड़ा गया। नहीं, देखें, ये बिल्कुल अट्रैक्टिंग द गैलरी वाली बात जो अगर प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो वो उनके मनसब के साथ नहीं जाती। हम ये कह रहे हैं कि जो आज ये क्लेम किया जा रहा है, तो हमने एक सिस्टमेटिक मैनर में बहुत ज़्यादा लैंड्स को रिट्रीव किया था। गवर्नमेंट के एक्सचेकर के अंदर एक बड़ी हेफ्टी अमाउंट्स जो कि उस ओपन ब्रीडिंग प्रोसेस के ज़रिए आई थी, जो कि इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे, लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए उनके कुछ राइट्स वहाँ पर डेवलप हो गए हुए थे, तो उनको हमने उनसे पेमेंट्स वसूल की थी। और फिर जो आज एक्शंस किए जा रहे हैं, उन एक्शंस के नतीजे में तो एक बड़ी अनरेस्ट है, लोग सरापा एहतजाज हैं, लोगों के वेस्टेड राइट्स जो हैं, जो कि क्रिएशन ऑफ लॉ है। लेकिन अगर कहीं कब्जे की जमीन है, किसी ने आवाम की या सरकार की नहीं, कब्जे की जमीन नहीं, कब्जा किया हुआ है, ऐसा नहीं है जी। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जहां किसी का कोई टेनेंसी राइट होगा तो वो टेनेंसी राइट। ठीक है, शहबाज साहब से इस पर राय ले लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप इत्तेफाक करते हैं बड़ी सिस्टमैटिकली टीम्स बना के लोगों को, कमिटीज बना के लोगों को उनकी मुतबादल जगह देकर या पैसे देकर पंजाब हुकूमत ने खाली कराई थी, फिर बड़ा रेवेन्यू आया हुकूमती खजाने में, मिला आपको पंजाब हुकूमत के खजाने? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो भी तर्जमान होते हैं उन्होंने पार्टी को डिफेंड करना होता है। कई दफ़ा आप मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, आप ऐसे काफिले में होते हैं जहाँ पे आपको मुश्किल सिचुएशंस डिफेंड करना पड़ती हैं। बस ये एक फाइल, थोड़ी देर में ये काम आप भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब? चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हूँ,
जी, मैं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हूं, तो ये फाइल मेरे पास पड़ी जिसमें इस चीज़ की तफसील है कि पिछले वज़ीर आला जो थे वो 2000 सिक्योरिटी पर्सनल यूज़ करते थे। मौजूदा वज़ीर आला जो हैं वो 60 सिक्योरिटी पर्सनल यूज़ करते हैं। इस सीएम सेक्रेटेरिएट 4 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे शहबाज शरीफ साहब ने, इनका एक ही ऑफिस है। जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का खर्चा था महाना वो 55 लाख रुपए था, इनका चीफ मिनिस्टर का 8 लाख रुपए है। इसी तरह इंक्रोचमेंट की आप देखें तो आप दिखा दीजिए उनकी ड्राइव, आप भी मीडिया में कवर करते थे कि क्या 1 लाख एकड़ तब भी खाली हुई। मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आप पॉलिसीज तो निशस्तन बर्खास्तन वो काम होता था। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। मलिक अहमद साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे इस पर एक भी सवाल असेंबली में पेंडिंग नहीं है। 100 दिनों में जितने सवाल उठाए गए उनका जवाब लेते हैं मलिक अहमद साहब से। जी, क्विक रिस्पांस फिर आगे चलेंगे। मैं डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि जिस दिन उस्मान बुज़दार साहब गालिबन डीजी खान अपने होम टाउन तशरीफ ले गए होंगे तो 2000 से भी ज़्यादा की डिप्लॉयमेंट होगी। ये भी रिकॉर्ड आप देख लें, और मैं एजम्पटिव नहीं कह रहा। चीफ मिनिस्टर की डिप्लॉयमेंट्स को आप ये दुरुस्त बात नहीं। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, हम आगे बढ़ेंगे। शहबाज गिल साहब, अब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं लाहौर में। देखिए आप एक सेकंड ठहरे जी मलिक साहब, एक सेकंड ठहरे जी मलिक साहब, इस बात को स्क्रूटनाइज करके वजह आगे चले ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब की रिहाइश गाह जो डीजी खान के अंदर उनकी तौसा में है, तो जब वो लाहौर से ट्रेवल करके वहां पर जाएंगे तो किबला उनकी डिप्लॉयमेंट चीफ मिनिस्टर की ब्लू बुक के मुताबिक होगी। या मुझे बता दें कि आपने ब्लू बुक वेनिश कर वो 2000 है। कहाँ मलिक साहब 2000 सिक्योरिटी पर्सनल है, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है सर। एक सेकंड मेरी सुन लेना, ठहर जाए देखें। और अगर किसी वक्त जी मैं सुन रहा हूं, लेकिन 2000 तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है मलिक साहब। नहीं देखें, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ये जो आप 2000 सिक्योरिटी में आपकी बात कल से सुन रहा हूं, 55 लाख रुपया महीने का खर्चा। डॉक्टर साहब सुन लें, पहले उनको रिस्पॉन्ड करें। डॉक्टर साहब मैं देखिए ना, जो बजट डॉक्यूमेंट मैंने देखा है, आपके उस बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपका ये फिगर 8 लाख रुपए महाना करेक्ट नहीं है, या आप गलत बयानी कर रहे हैं या बजट डॉक्यूमेंट गलत कह रहे हैं। बजट डॉक्यूमेंट मैंने असेंबली के अंदर पेश किया गया देखा है, और जो 2000 जी बजट डॉक्यूमेंट जो आपने देखा सर वो निगरान गवर्नमेंट था उसका देखा आपने। मैं निगरान गवर्नमेंट का देखा सर, हमारा नहीं देखा। आप आज आपने नहीं, मैंने आपका देखा, मैंने प्रोस्पेक्टिव देखा, मैंने पिछला नहीं देखा। जो आपने खर्च करना है, जो आपने एलोकेट नहीं प्रोस्पेक्टिव तो मैं अच्छा मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू से हटना नहीं चाह रहे। मलिक साहब, डॉक्टर साहब मैं इस वक्त तवज्जो दिलाना चाहूंगा कचरे के इशू पर। लाहौर में अगर आप सफर करें तो एक जगह से आप सफर करना शुरू करें, हम विजुअल्स आपको दिखाएंगे, तो एंड तक आपको मीनार पाकिस्तान तक कचरा दिखाई देगा, जो कि नून लीग की 10 साला हुकूमत में कचरे का इशू नहीं था। साथ ही लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अब शहरियों से भी पैसा लेने का फैसला किया गया है कचरा उठाने का। शहबाज गिल साहब जी देखिए, इस सारे सिस्टम को आपको रीवैम्प करने की ज़रूरत है। आप कर्ज़ों पे कर्ज़े लेके सब्सिडीज़ दिए जा रहे हैं हर चीज़ पे। आपने अपने इंट्रो में ये भी कहा कि हमने मेट्रो पे सब्सिडी बंद कर दी, तो बिल्कुल हमने सब्सिडी बंद नहीं की, रैशनलाइज़ की है वो। बिल्कुल सब्सिडी हमने बंद नहीं की। हमने तकरीबन 12 बिलियन के करीब पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिडी के लिए इस बजट में रखे हुए हैं, तो सब्सिडी हमने बंद नहीं की, रैशनलाइज़ की। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कचरे की भी बात की, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट महंगे दामों कंपनियों को दे के, जिससे कचरा तो बिल्कुल उठ रहा है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा कर्जे का कचरा हम डाल रहे हैं अपने ऊपर, जो हम महकूम होते जा रहे हैं और कर्जों पे कर्जे लेके। आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ये बताइएगा वजीर बल्दियात अलीम खान साहब क्या शहर को आपने साफ कर लिया, तो मैं जी इस पे एक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं जो फाइनेंशियली वायबल होगी, जो फाइनेंशियली वायबल होगी और मैं जी जो फाइनेंशियली वायबल होगी मलिक साहब वो हम बना रहे हैं, और उसके साथ साथ इख्तियार है। जी ठीक है, देखिए ना, ये आपका इख्तियार है, आपका हक है, आज आपकी हुकूमत है, आप पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन मैंने अलीम खान साहब को ये कहा और असेंबली के फ्लोर पे कहा, उनको मीडिया पे कहा, मैं किसी और टीवी चैनल पे था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने दिया था पर डॉलर
पर टन कितने डॉलर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था। दैट वाज द लोएस्ट रेट। लेकिन बहरहाल सब्सिडी देना या ना देना तो ये तो हुकूमत का फर्ज होता है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो चाहें तो दें, वो चाहें तो ना दें। मलिक अहमद साहब, हम अपनी गुफ्तगू को शायद दूसरे जानिब ले गए। हम बात करना चाह रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल से कि किस तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी को फील हो रहा है, किस तरह सियासी दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। 24 दिसंबर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादतों के लिए अहम दिन। मुल्क की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, लेकिन दोनों जमातों का अंदाज़ सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। माजी करीब के बरक्स मुस्लिम लीग नून का लहजा धीमा है तो पीपल्स पार्टी एहतजाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नून लीग की क़यादत की एक मुश्किल से जान नहीं छूटती कि दूसरी तैयार खड़ी होती है। कभी किसी रहनुमा पर गद्दारी के मुकदमे चल रहे हैं तो किसी को एहतसाब अदालत का सामना है। नवाज शरीफ का सियासी बयानिया वक्त की धूल में कहीं खो चुका है और अब वो खुद अपनी बेबसी का एतराफ इन लफ्जों में कर रहे हैं। देखे ना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सके। माफी चाहता हूँ, आप मुख्तसर सा जवाब दिया मैंने, लेकिन वो दिल से जवाब आ गया। ख्वाजा साद रफीक और शहबाज शरीफ के बयानात में भी नरमी दिखाई दे रही है। मुश्किलों के पहाड़ तले दबी नून लीग का लहजा जितना धीमा है, पीपल्स पार्टी उसके बरक्स उतने ही जारहाना मूड में दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि साजिश के तहत उनकी पार्टी क़यादत को दानिस्ता निशाना बनाया जा रहा है। रोज़ की बुनियाद पर कुछ रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। आसिफ अली जरदारी भी इन दिनों सख्त से सख्त तर बयानात दे रहे हैं। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में। आप वो काम तो करें। और आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है। हम आपको अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। मुतवक्के हालात के पेश नज़र दोनों बड़ी जमातों की हिकमत अमली में वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन करें। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 24 दिसंबर आ रही है, नैब रेफरेंसेस का फैसला आना है। मुस्लिम लीग नून के लिए अहम दिन है, लेकिन पार्टी रहनुमाओं के बयानात अभी नर्म हैं। अमली तौर पर मियाँ साहब की गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी को मुतबादिल तौर पर चलाने का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। किसी जारहियत या एहतजाजी सियासत, एहतजाजी मुजाहिरों का कोई प्लान, कोई ऐलान अभी तक सामने नहीं आया। क्या आपको लगता है ये पॉलिसी ठीक है? मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी एक प्रैक्टिकल और बड़ी तजर्बाकार जमात है, लेकिन उनके साथ पिछले 1 साल से इतने हादसात हुए हैं और इतने वाक़यात हुए हैं कि पहले जितनी दानिशमंदी से नून लीग अपनी स्ट्रेटजी बनाती थी, वो इतने झटकों के बाद शायद वो दानिश जो है वो कम हो गई है, या उन्हें अपनी दानिश पर एतबार कम हो गया है। इसलिए वो कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो कोई जारहाना इक़दामात करें, कोई जुलूसों की कालें दें और फिर उस पर पूरा ना उतर सकें। उन्हें पता है कि जब हालात साजगार ना हों तो नून लीग कोई बहुत लंबे चौड़े एहतजाज की जो है वो इस्तात नहीं रखती। हमें पता है तहरीक नजात भी नून ने चलाई और भी कई तहरीकें चलाई, लेकिन ज़्यादातर जो नून के लोग हैं वो बिज़नेस मिडिल क्लास है, जो कि एक दिन भी अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहते, जो कि अपने कारोबार को नुकसान नहीं करना चाहते। वो नून से अपनी हमदर्दी का जो बहुत ज़्यादा इजहार है वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट के ज़रिए करते हैं और वोट देकर वो घर चले जाते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस आए, कोई बजट का इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़ आए, ताजरों के ख़िलाफ़ आए, तो हो सकता है वो 1-2 दिन दुकानें बंद कर दें। इससे ज़्यादा सर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी सियासत का रास्ता इख्तियार ना करने पर जो मुखालिफिन हैं उन्हें यह कहने का मौका मिल रहा है कि पार्टी अपनी स्ट्रीट पावर खो चुकी है या मसलहत पसंदी का शिकार है। आप इत्तेफाक करेंगे इससे?
देखिए, नून लीग में उस तरह से स्ट्रीट पावर नहीं थी। शुरू में उन्होंने जमात इस्लामी को इसीलिए अपने साथ रखा था कि जमात इस्लामी एक प्रेशर ग्रुप है, स्ट्रीट पावर है। और फिर एक वक्त आया कि उनके पास जो बाज़ार की ताकत थी, जो ट्रेडर की ताकत थी, वो नून के पास आ गई। और आपको याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 2 अदवार में उन्होंने बड़ी दफ़ा हड़तालें भी करवाई, पहिया जाम जो तहरीक है वो भी चलाई, और वाकई वो कामयाब रही पंजाब के शहरों में, क्योंकि बड़ी वाइड पॉपुलर सपोर्ट थी। लेकिन उसके बाद से कोई बहुत बड़ी तहरीक की काल 97 ऑनवर्ड्स, कोई बहुत बड़ी तहरीक की काल या ऐसी काल जिससे एहतजाज का रंग हो, वो नून नहीं कर सकी। सोहेल साहब, ये तो हो गई मुस्लिम सियासत पर। जो पीपल्स पार्टी ने तर्ज अमल इख्तियार किया है, जारहाना मोड में दिखाई दे रही है, सड़कों पर आने की बातें हो रही हैं, मुतवक्की तौर पर कोई एहतजाजी तहरीक भी उन्होंने प्लान कर ली है। आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी सड़कों का रास्ता इख्तियार करती है, एहतजाज का रास्ता अपनाती है, तो क्या उसे फ़ायदा होगा? देखिए, एहतजाज के हमेशा फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा उन्हें यह है कि ज़ाहिर है उनकी स्ट्रीट पावर बहाल होगी, उनकी पॉपुलैरिटी बहाल होगी, आसिफ ज़रदारी का स्टेचर बुलंद होगा। नुकसान ये है कि जब अगर सिंध गवर्नमेंट में भी पीपल्स पार्टी मौजूद है और एहतजाज भी पीपल्स पार्टी करती है, और कल को कोई बड़ा वाक़या हो गया, कोई एहतजाज हो गया, कोई डेथ हो गई, कोई लड़ाई हो गई, तो फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवैया, क्या आपको हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा होती नजर आ रही है या आप नहीं समझते? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस हुकूमत को फौरी कोई मुश्किल दरपेश है, लेकिन 6 महीने के बाद मुश्किलात का आगाज़ होगा। उस वक्त तक जो अपोनेंट पार्टियां हैं, पीटीआई, अपना पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये मिल चुकी होंगी। और मुल्क में अगर मईशत ठीक नहीं होती तो कपल्ड विद दैट सिचुएशन ये दोनों पार्टियां बड़ी इफेक्टिव होंगी। बहुत शुक्रिया सोहेल का ख्याल यह है कि अगले 3 महीने हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी होने नहीं जा रही। ना मुस्लिम लीग नून खड़ी कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सके। वक्त हो एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कश्मीर में भारतीय जारहियत की, जिसमें आज मजीद 6 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने की दावेदार भारत में मजलूम कश्मीरियों पर बदतरीन रियासती आमिरियत मुसल्लत है। सेक्युलर मुआशरे में इंतहा पसंदी उरूज पर है, मगर आलमी बरादरी आंखें खोलने पर तैयार नहीं है। इसी पर बात करेंगे। श्रीनगर में मुकीम मकामी सहाफ़ी हैं मुफ्ती इस्लाह, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुफ्ती इस्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज भी 6 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। क्यों आ गई ये तेजी? देखिए, आजकल भारतीय फौजों को काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मिलिटेंट्स जहां भी छुपे रहते हैं उधर उनको इंफॉर्मेशन मिलने के कारण ही वो जाते हैं और उधर ऑपरेशन लॉन्च कर लेते हैं। आज भी साउथ कश्मीर के त्राल गांव में आज सुबह मॉर्निंग से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन कर दिया और उधर कुछ 1-2 घंटों के गोलाबारी के बाद 6 जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे गए हैं। इनमें से एक इम्पोर्टेंट कमांडर जो थे, डेप्यूटी चीफ कमांडर सोलेहा मोहम्मद इनका नाम है, ये काफी एक्टिव थे पिछले 3 सालों से। इनको मारा गया और इनके 5 साथी जो हैं वो भी मारे गए। अच्छा, ये बताइएगा मुफ्ती कि कश्मीर का निज़ाम वैसे भी दिल्ली से चलाया जा रहा है, अब तो रियासती हुकूमत रबर स्टैंप बन गई है। क्या कुछ नजर आ रहा है आपको कि सियासी हालात कब ठीक होंगे, सदारती राज कब खत्म होगा? जब भी 2 मिलिटेंट्स मारे जाते हैं 2 और उठ खड़ा होते हैं और 3 और जी बंदूक लेना चाहते हैं। तो आप जब भी देखें जो भी फ्यूनरल सर्विस है मिलिटेंट्स की, उसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं सामने और बिल्कुल जम के नाराबाजी करते हैं, मिलिटेंटों के हक में देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नारे लगते हैं उसमें। और उसी से काफी एलियनेशन और डिससैटिस्फैक्शन जो है, डिसअफेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, वो ग्रो करता जा रहा है। तो अगर
भारत की मिलिटेंट्स को मारने में कामयाब होती है, लेकिन ये लग रहा है कि जीरो सम गेम है ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इससे मिलिटेंसी तो खत्म नहीं हो रही है। पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो कुछ 450 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इस्लाम में बता रहे थे कि आज जो सलूक हो रहा है, उनके जनाजों पर लोग घरों से बाहर निकलते हैं, भारत मुखालिफ जज्बात दिखाते हैं, उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। ये तो बात हुई मकबूजा कश्मीर की, लेकिन मोदी के भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, इस पर अब भारत भर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं।